ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एन माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर माथुर, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालें तो एक अच्छी खबर यह है कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये आज 93.69% हो गई है। डॉक्टर माथुर, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी जगह हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल है जहां पे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से आगे करना होगा काम कि ये स्थिति नियंत्रण में रहे? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अच्छी तरीके से उसका पालन करें और उसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करें, क्योंकि इस वक्त ये चुनौती है हमें कि केसेस ना बढ़ने दिया जाए। जबकि हमें पता है कि देश के और भाग में केसेस कम हो रहे हैं तो दिल्ली में भी कम होने चाहिए। ऐसी स्थिति आए इसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हमें बहुत ज्यादा सुदृढ़ करने पड़ेंगे और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जन आंदोलन भी चलाया गया है और भरसक प्रयत्न हो रहा है कि किसी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कुछ कमी नहीं आए और वो देखने में मिल भी रहा है। ज्यादातर लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये एक हफ्ते में हमने बिहेवियर चेंज देखा है। डॉक्टर माथुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कोरोना की जांच में RT-PCR जांच को 27,000 से बढ़ाकर अब 37,000 से भी ज्यादा करने का निर्देश दिया गया है। इससे क्या मदद मिलेगी? RT-PCR टेस्ट है वही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और वो काफी एक्यूरेटली बताता है कि किसी व्यक्ति में संक्रमण है कि नहीं। जो अदर टेस्ट हैं जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स काफी आ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तब भी उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जा सकता है। वो शायद कॉन्फिडेंटली फिर लोगों में मिले और दूसरों को इन्फेक्ट करने के उसके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो संक्रमित हो उसको बता दिया जाए कि आप संक्रमित हैं, उसके लिए RT-PCR करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कोई और टेस्ट करने के। तो RT-PCR टेस्ट जो बढ़ाया गया है वो एक बहुत ठीक डायरेक्शन में कदम है और RT-PCR में यह है कि वो 5 से 6 घंटे लेता है उसके रिजल्ट आने में और वो इलैबोरेट टेस्ट होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट उसी वक्त ही आपको रिजल्ट दे देता है, बट RT-PCR करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर माथुर, ऐसा देखा गया है कि लोग मास्क के इस्तेमाल को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। एक ही मास्क को कई दिन प्रयोग करते हैं, मास्क को बार बार हाथ लगाते हैं, उसे ढीला बांधते हैं, साथ ही इस्तेमाल के बाद उसे इधर उधर फेंक भी देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मास्क के इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? आम जनता में हमने नॉर्मल घर पे होममेड मास्क या कमर्शियली अवेलेबल कोई भी ऑर्डिनरी मास्क पहन सकते हैं। आप उसको पहनने का फायदा ये है कि उसको धो भी सकते हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क पहने या N95 मास्क पहने तो उसको धो नहीं सकते हैं और उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ यूज। तो घर के बने हुए मास्क या कमर्शियली अवेलेबल टेस्ट मास्क आप पहने और उसको हर रोज धोना बहुत जरूरी है और रात को सुखा दें और फिर दूसरे दिन यूज करें और ऐसे 3-4 मास्क बना के रखें तो ज्यादा अच्छा है। उसको कलर कोडिंग कर दें तो और भी ज्यादा अच्छा है, जिससे कि घर में अगर 3-4 व्यक्ति हैं तो हर एक का अलग अलग कलर का मास्क हो जाए, जिससे कि सबका मिक्सअप तभी ना हो। और जब वो आप बाहर से आए तो एक कोई घर में एक जगह निर्धारित कर दें जहां पे वो मास्क टंगा हो और प्रेफरेबली वो ऐसी जगह हो जहां पे सन आता हो, जिससे कि वो ड्राई भी रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हर रोज मास्क को धोना और उसको बिल्कुल टच नहीं करें। जब पहने हो ये कोशिश करें कि किस तरीके से आप मास्क ज्यादा देर तक पहने, उसकी प्रैक्टिस करें। हर एक कोई को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मास्क को 3, 4, 5 या 6 घंटे कैसे पहना जाए विदाउट टेकिंग इट आउट। इसकी प्रैक्टिस करें और उसको बार बार छुएं नहीं, ना तो उसको आगे से छुएं, क्योंकि अगर आप बाहर से भी छुएंगे तो फिर आपके हाथ संक्रमित होंगे। फिर अंदर से तो संक्रमित होने के चांसेस हैं ही कि अगर आप संक्रमित हैं तो वो अंदर से संक्रमित होगा, लेकिन बाहर से दूसरों की वजह से जो आप इनहेल कर रहे हैं वो संक्रमित, अगर आप बाहर से छुएंगे तो आपके हाथ संक्रमित हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपने मास्क को बाहर से टच किया है तो उसको फिर तुरंत सैनिटाइज कर लें या हाथ धो लें। अपने मास्क को टच करने के बाद भी आपको अपने हैंड सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर माथुर, सर्दी खांसी जुकाम के साथ सांस फूलने की समस्या है तो ये क्या इंडिकेशन हो सकता है? अपने आप को किसी विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि सांस क्यों फूलता है। सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हृदय से भी रिलेटेड हो सकता है या फेफड़े से भी रिलेटेड हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकती है। पहले तो वो चेक कराएं कि सांस क्यों फूलता है और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम लगती है जिस तरीके से ये बता, वो चेक कराएं और उसके बाद ही उसका इलाज संभव होगा। और डॉक्टर माथुर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उसके बाद उन्होंने मास्क लगाना और दूसरे एहतियाती उपायों को अपनाना कम कर दिया है।
आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा इसके होने की कितनी संभावना होती है? अभी तक एक्यूरेटली पता नहीं है, लेकिन इसकी संभावना तो बहुत कम है कि कोरोना होने के बाद दोबारा से संक्रमित हो जाए कोई, लेकिन ये संभव है। संभावना कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ है कुछ केसेस में, बट ये नॉर्मली नहीं होता है, कॉमनली नहीं होता है। और लेकिन एक ये भी कारण है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो इसके केसेस और भी ज्यादा आ सकते हैं जो कि दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज लेवल जो है वो हो सकता है थोड़े दिन में कम होते जाएंगे और फिर दोबारा संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। तो के अंदर किसी भी तरीके का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में चेंज आना जो कि संक्रमित हो चुका है वो नहीं होना चाहिए। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो तब तक चलेंगे जब तक कि ये संक्रमण पूरे देश में या पूरे दुनिया से गायब नहीं हो जाता। डॉक्टर माथुर, कोविड का प्रभाव अगर हम इसको क्लासिफाई कर सकें एज ग्रुप के हिसाब से, तो बच्चों में, नौजवानों में और बुजुर्गों में कितनी संभावना, तीनों में अलग अलग तरीके से बताइए। इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर जो है वो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम एज ग्रुप में होगा। जो बहुत बुजुर्ग हैं उसमें ज्यादा है और जो बहुत नवजात शिशु हैं उनमें ज्यादा है। बीच के एज ग्रुप में ये बीमारी हो सकती है किसी को भी, लेकिन उनको हील करने की ताकत जो है ज्यादा है और वो उससे काफी ज्यादा आराम से बाहर आ सकते हैं अगर किसी में कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो। दो एज ग्रुप्स जो हैं, बुजुर्ग 70 साल से ऊपर और नवजात शिशु 1 साल से कम और 2 साल से कम, ऐसे बच्चे जो हैं और इन एज ग्रुप में ज्यादा प्रभाव करता है। और डॉक्टर माथुर, यहाँ पे नौजवान या जो यूथ हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर उनमें संक्रमण हुआ और बहुत ज्यादा उनके अंदर लक्षण नहीं है, लेकिन अगर वो संक्रमित हो गए तो वो इस संक्रमण को बुजुर्गों तक या ऐसे लोग जिनके अंदर दूसरी गंभीर बीमारियां हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्या कहेंगे? यंग पॉपुलेशन है वो न केवल अपने आप को बचाए, पर ये और भी ध्यान रखे कि जब वो घर जाएं या बुजुर्गों से या तो ना मिलें या अगर मिलें तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें कि उनको वो संक्रमण ना दें, क्योंकि उनको अगर संक्रमण होता है तो उसके परिणाम कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। बाजार में इस समय बहुत सारी वैक्सीन अभी अपने निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और बहुत सारे लोग, अलग अलग कंपनीज अब अलग अलग दावे कर रही हैं कि कौन किसकी इफिकेसी और एफिशिएंसी कितनी है, कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है, या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? हिंदुस्तान में वैक्सीन आने में कुछ टाइम है और जनरल पॉपुलेशन में पहुंचने के लिए थोड़ा और भी टाइम है। ये ऐसी वैक्सीन आएंगी तो सारी जनता को बताया जाएगा जब वो उपलब्ध होंगी, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी जाएगी। अभी हम स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जबकि हम ये बता सकें जनता को कि कौन सी वैक्सीन है और कहाँ अवेलेबल है। उसके बारे में काम चल रहा है। हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन का निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम, और वैसे पूरे दुनिया में 200 वैक्सीन हैं जो इनके ऊपर शोध कार्य चल रहा है। कुछ वैक्सीन जो हैं जो कि यूएसए में और रशिया में और इंग्लैंड में बनी हैं वो काफी आगे बढ़ चुकी हैं और वो करीब करीब इस स्थिति में है कि कुछ ही दिन में उनका निर्माण शुरू हो जाएगा। डॉक्टर माथुर, इस समय कोरोना के बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। क्वारंटीन और होम आइसोलेशन में रहने का सही तरीका क्या है? अगर आप अपने आप को होम आइसोलेट करते हैं तो आपके पास एक केयर गिवर जरूर होना चाहिए, और वो केयर गिवर और आप दोनों आरोग्य सेतु पे अपने आप को रजिस्टर भी करेंगे। आप जो हैं अपने आप को, जो केयर गिवर है वो N95 मास्क पहनेगा और केयर गिवर से संपर्क में रहेंगे डॉक्टर्स लोग और पेशेंट से भी संपर्क में रहेंगे डॉक्टर लोग जो कि उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं। कभी भी कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिसमें कि आपके सिम्टम्स ये कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये एक प्री रिक्विजिट है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो वो अपने आप को होम आइसोलेट नहीं कर सकता है, उसके साथ एक केयर गिवर होना जरूरी है जिसका कि मोबाइल नंबर और उसके सब कुछ रजिस्टर्ड होंगे। डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एन माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।